हमारी आज की कहानी के 3 हिस्से हैं। तो पहली कहानी एक रानी और राजा के बारे में है। दरअसल रानी काफी टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसलिए वो काफी नाराज रहती थी। राजा उसे मनाने की काफी कोशिश करता है। वो उसे कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसी रात उस महल में एक जादूगर आता है। ये जादूगर राजा और रानी को बताता है कि अगर वो चाहते हैं उन्हें एक बच्चा हो, उसके लिए उन्हें एक समुद्री राक्षस को मारना होगा और उसका दिल रानी को खाना होगा। अगर वो ऐसा करेगी तो उसी टाइम वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। पर हर एक इच्छा की कीमत होती है, जान के बदले में जान जाती है। इसके बाद राजा जाता है और उस समुद्री राक्षस को मार देता है, पर इसी बीच वो राक्षस उस पर हमला कर देता है और राजा को काफी गहरी चोट आती है। इसके बाद उस जीव का दिल निकाल लिया जाता है और राजा की उसी पल मौत हो जाती है। तभी वहाँ रानी आती है। वो जल्दी से दिल उठा लेती है, उसे राजा की परवाह नहीं होती। उस पर तो बस बच्चे का जुनून सवार था। वो राजा को मुड़कर नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। तो जैसा कि जादूगर ने कहा था, एक जान के बदले में एक जान चली जाती है। इसके बाद उस दिल को ले जाया जाता है और एक लड़की को सौंप दिया जाता है। वो लड़की उसे कुक करती है और उसे कुक करते करते उस लड़की को काफी अजीब महसूस होता है। वो देखती है कि अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रानी उस दिल को खा लेती है और तभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक ही दिन के अंदर जिस औरत ने उस दिल को पकाया था उसका बेबी भी हो जाता है। ये दोनों बेबीज जन्म से ही सेम दिखते थे। इसके बाद राजा का फ्यूनरल होता है और 16 साल बाद हम देखते हैं कि रानी अपने बेटे एलियास के साथ खेल रही है। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार होता है और इसी बीच हम देखते हैं कि एलियास जोना के साथ है। जोना दरअसल वही बच्चा है जिसका जन्म उसी दिन हुआ था जब एलियास का जन्म हुआ था। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, पर रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो एलियास को बहुत प्यार करती थी और उसके हिसाब से एलियास उसका असली खून था। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी जोना की मॉम को बहुत ज्यादा डांट रही है। वो उसे काफी कुछ सुनाती है और ये सब एलियास देख लेता है। एलियास अपनी मॉम को काफी समझाता है कि जोना उसके भाई के जैसा है, और उसकी माँ सुनने को रेडी नहीं होती। वो कहती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और आगे से मैं चाहती हूँ कि जोना तुमसे दूर रहे। इसके बाद काफी देर तक सब कुछ नॉर्मल रहता है और एक बार रानी तैयार हो रही होती है। उससे बाहर एक आवाज आती है। उसे लगता है एलियास है। वो एलियास को इयररिंग्स चूज करने के लिए कहती है। एलियास उसके लिए इयररिंग्स चूज कर लेता है और उसी वक्त रानी को कुछ अजीब लगता है। एलियास वहाँ से जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का दरअसल जोना था। जोना उसे बताता है कि रानी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, इसलिए एलियास जोना को समझाता है कि उन्हें ये चीज जारी रखनी होगी। ये दोनों मिलकर राजा बन सकते हैं और पूरे राज्य को संभाल सकते हैं। ये सारी चीजें रानी सुन रही होती है। इसके बाद रानी एलियास के पास जाती है। वो उसे कहती है, इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसके बाद रानी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोना खुफिया रास्ते से वहाँ से वापस जा रहा होता है। इसी बीच रानी उसे मारने की कोशिश करती है। जोना कैसे न कैसे करके अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रानी और एलियास साथ होते हैं। तभी एलियास की नजर जोना पर जाती है। वो देखता है जोना कहीं पर जा रहा है। वो उसके पास आता है और उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर जोना उसकी एक नहीं सुनता। वो एक पेड़ के पास जाता है और एलियास को बताता है कि जब तक ये पानी साफ आएगा तुम समझ जाना कि मैं सेफ हूँ। जिस दिन ये पानी आना बंद हो जाएगा यानी मेरी मौत हो गई है, और जिस दिन ये पानी गंदा हो जाएगा तुम समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ। और ये कहकर जोना वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एलियास रोज उस पानी को चेक करता था, पर एक दिन वो पानी काफी गंदा हो जाता है। ये देखकर एलियास जोना को ढूंढने निकल जाता है और जैसे ही ये बात रानी को पता चलती है वो भी एलियास को ढूंढने लग जाती है, पर उसे कहीं भी एलियास मिलता नहीं। उसे अपने बेटे की काफी फिक्र होती है। इसके बाद वो उस जादूगर के पास जाती है। वो उसे कहती है, मुझे कैसे भी मेरा बेटा वापस चाहिए। जादूगर उसे समझाता है कि किसी भी चीज की कीमत होती है, एक जान के बदले में एक जान को जाना होगा। वही एलियास को जोना मिल जाता है। जोना एक खाई में अकेला होता है। उसे जैसी एलियास की आवाज सुनाई देती है वो उसे मदद के लिए पुकारने लगता है, पर अचानक से जोना पर एक ड्रैगन हमला कर देता है। जोना उसे बचने की काफी कोशिश करता है और तभी वहाँ एलियास आता है। एलियास को देखकर वो ड्रैगन रुक जाता है और इसी बीच एलियास उस पर हमला कर देता है और बस ऐसे ही उस ड्रैगन की मौत हो जाती है। इसके बाद जोना और एलियास वापस जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन दरअसल
रानी थी वो एलियास को ढूंढना चाहती थी और जोना को मारना चाहती थी, पर एलियास उसे ही मार देता है। जैसा कि जादूगर ने कहा था, एक जान के बदले में एक जान फिर से चली जाती है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। हमारी दूसरी कहानी एक राजा और दो बहनों के बारे में है। ये राजा काफी अयाश किस्म का था। इसे जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। एक दिन उसे किसी के गाने की आवाज आती है। वो देखता है एक लड़की गा रही है। राजा उसे कहता है, तुम आज तक मेरी नजरों से कैसी बची रही? तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए, तुम्हारी इतनी मधुर आवाज है। ये सुनकर लड़की अपने घर के अंदर चली जाती है। राजा उसे कहता है, मेरी नजरों से कोई नहीं बच पाया। इसके बाद वो जाकर एक बहुत सुंदर सा हार निकालता है और वो उसे तोहफे में भिजवा देता है। और इस सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की एक बूढ़ी सी महिला है। इस महिला का नाम डोरा है और साथ ही ये इसकी बहन है जिसका नाम ईमा है। ये दोनों बहनें काफी टाइम से साथ में रहती थी और ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा भी थी। इसके बाद रात में ये सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। बाहर वो राजा पूछता है कि उसे हार कैसा लगा। वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। दरअसल वो डोरा को पाना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि जिसकी आवाज इतनी मधुर है वो खुद देखने में कितनी सुंदर होगी। डोरा उसे कहती है उसके सामने नहीं आ सकती। वो चाहती है कि वो एक हफ्ते बाद वापस आए और जब वो वापस आएगा वो उसे अपने शरीर का एक हिस्सा दिखाएगी। राजा उसे पूछता है कौन सा हिस्सा, तो डोरा उसे कहती है वो उसे अपनी एक उंगली दिखाएगी। ये सुनकर राजा कहता है कि वो एक हफ्ते बाद पक्का वापस आएगा। इसके बाद डोरा अपनी उंगली को सही करने की कोशिश करती है पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। वो काफी सैड होती है, वो रोने लगती है। ईमा उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी बाहर राजा की आवाज आती है। डोरा देखती है कि ईमा की उंगली काफी अच्छी है, इसलिए वो राजा को ईमा की उंगली दिखाती है। राजा उस उंगली को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें देखना है। इसलिए डोरा उसे कहती है कि आपका प्यार देखकर मैं काफी खुश हो गई और मैं आपके पास आना चाहती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ जब मैं आपके महल में आऊँ तो सारी लाइट्स बंद कर दी जाए। राजा उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद डोरा अपनी स्किन को ग्लू से चिपका देती है। वो उसे टाइट करने की कोशिश करती है और रेडी होकर महल चली जाती है और जैसा कि उसने कहा था सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद राजा और डोरा जब सो रहे होते हैं तो वो उसकी शक्ल देख लेता है। वो उसे देखकर काफी डर जाता है। वो आदेश देता है कि डोरा को वहाँ से फेंक दिया जाए। इसके बाद डोरा को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। उसी दौरान जंगल में एक जादूगरनी गुजर रही होती है। वो देखती है कि डोरा एक चादर में लिपटी हुई है। वो उसके पास जाती है और अपने जादू से डोरा को फिर से जवान कर देती है और उसी वक्त राजा जंगल में शिकार कर रहा होता है और उसी दौरान उसकी नजर डोरा पर जाती है। उसने इससे पहले ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ईमा के लिए एक तोहफा आया है। उस तोहफे के साथ एक खत भी होता है। वो खत दरअसल डोरा की तरफ से होता है। डोरा और राजा की शादी हो रही होती है। ईमा डोरा से मिलने जाती है पर वो डोरा को पहचान नहीं पाती। डोरा उसे अपने साथ ले जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ईमा उससे पूछती है तुम इतनी यंग कैसे हो गई? डोरा मजाक में कहती है कि मैंने अपनी स्किन उतरवा ली थी। उससे कहती है अब हमें कभी भी गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं हम दोनों का ख्याल रखूंगी, पर तुम ये बात किसी को बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसके बाद छोटी सी सेलिब्रेशन होती है। ईमा के लिए सब काफी नया होता है और जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो ईमा जाने से मना कर देती है। डोरा उसे कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, पर ईमा उसे मना करती है। उससे कहती है मैं अकेले रहकर तंग आ चुकी हूँ। डोरा उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से भेज देती है, पर ईमा वहाँ से जाती ही नहीं और रात को वो डोरा के पास आती है, पर उसी वक्त वहाँ राजा आ जाता है, इसलिए डोरा ईमा को छुपा देती है। इसके बाद सारी रात ईमा डोरा और राजा को देख रही होती है और अचानक से वो राजा के सामने आ जाती है। राजा गार्ड्स को बुलवाता है और उसे बाहर भेज देता है। इसके बाद ईमा काफी उदास होती है। वो राह चलते मुसाफिर से पूछती है कि अगर वो उसकी स्किन उतार सकता है। वो मुसाफिर उस पर हंसता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ईमा पागल हो। इसके बाद ईमा एक और इंसान के पास जाती है। वो उसे गहने देती है और उसे बताती है कि रानी उसकी बहन है, वो जितने पैसे चाहे ले सकती है, पर उसके बदले उसे उसकी स्किन उतारनी होगी। और वो गहने देखकर वो इंसान रेडी हो जाता है। इसके बाद वो उसे जंगल में ले जाता है और वहाँ पर उसकी स्किन को उतार दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईमा काफी जख्मी है और वो महल की ओर जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रानी एक फेस्टिवल में होती है, पर अचानक से उसकी स्किन फिर से नॉर्मल हो जाती है और मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी के साथ इस कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। इस कहानी का तीसरा हिस्सा एक राजा और उसकी बेटी वायलेट के बारे में है। वायलेट
अपने पापा के लिए एक परफॉर्मेंस दे रही होती है, पर तभी उस राजा के हाथ में एक छोटी सी मक्खी आती है। उसे मारने की कोशिश करता है पर वो मक्खी मरती ही नहीं। उस राजा का सारा ध्यान उस मक्खी पर होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपना खून देता है। इसके बाद वो उस मक्खी का काफी ज्यादा ध्यान रखने लगता है और धीरे धीरे वो मक्खी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसकी बेटी उसे कहती है कि कब तक वो उसके साथ रहेगी, उसे शादी करनी चाहिए। एक पिता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे, पर राजा उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। वो चुपके से थोड़ा सा खाना उस मक्खी के लिए ले जाता है। राजा उसे बहुत प्यार करता था, पर एक दिन अचानक से उस मक्खी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। राजा डॉक्टर से कहता है कि इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलेट के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस आई होती है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं, उसे बताते हैं कि उसका स्वयंवर होने वाला है और जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। ये सुनकर वायलेट को काफी चिंता होती है। उसे डर होता है कि उसे विजेता पसंद नहीं आएगा, पर राजा कहता है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीतने वाले को एक सवाल का जवाब देना होगा और ये सवाल होता है कि आखिर ये किसकी चमड़ी है। काफी सारे लोग आते हैं पर कोई भी सही से बता नहीं पाता। सिर्फ राजा जानता था कि वो स्किन दरअसल एक मक्खी की है और अचानक से एक काफी बड़ा दानव आता है। वायलेट उसे देखकर डर जाती है और वो दानव एकदम सही जवाब देता है, यानी कि ये दानव वायलेट का होने वाला पति था। ये देखकर वायलेट को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके पिता उसके पीछे आते हैं। वायलेट कूदने वाली होती है। वो कहती है इससे अच्छा मुझे मर ही जाना चाहिए, आपको कभी मेरी परवाह ही नहीं थी। उसके पिता उस पर काफी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं उन्होंने अपना वचन दिया था। ये सुनकर वायलेट कहती है कि ठीक है, मैं आपका वचन रखूंगी, और वो चुपचाप रोते हुए उस दानव के पास चली जाती है। वो दानव काफी ज्यादा अजीब होता है। उसे काफी अजीब से रास्तों से होकर एक काफी ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। इसी पहाड़ के ऊपर उसकी गुफा होती है। ये काफी डरावनी सी गुफा होती है। वायलेट को उससे काफी डर लगता है, पर उसके पास वहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। उसकी जिंदगी बस दुख में गुजर रही होती है। एक दिन उसे बाहर से आवाज आती है। वो देखती है कि खाई की दूसरी तरफ एक औरत बैठी हुई है। वो उसे सब कुछ बताती है और उससे मदद मांगती है। वो औरत उसे कहती है कि वो कल वापस आएगी। वायलेट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो औरत वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन वायलेट कुछ काम कर रही होती है और तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का है। वो लड़का दरअसल उसी औरत का बेटा था। इसके बाद वो लड़का उसे वहाँ से ले जाता है और इसी बीच उस दानव को पता चल जाता है कि काफी देर से वायलेट वापस नहीं आई है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। उस दानव को देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं, पर इसी बीच कैसे न कैसे करके वायलेट को बचा लिया जाता है और रस्सी को काट दिया जाता है और वो दानव एक खाई में गिर जाता है। इसके बाद सब लोग काफी खुश होते हैं। वायलेट भी उनके पास सोती है और तभी वो दानव आता है। वो पिता और एक बेटे को मार देता है। छोटा बेटा, उसकी माँ और वायलेट वहाँ से भाग निकलते हैं। वो दानव इनका पीछा करता है। वो लड़का उसे मारने की कोशिश करता है और वो दानव उस पर हमला कर देता है और उसे बचाने के लिए उसकी माँ उसके पीछे जाती है और वो दानव उन दोनों को ही मार देता है। ये देखकर वायलेट काफी डर जाती है। वो बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाती है और छुपने की कोशिश करती है, पर वो दानव उसे ढूंढ लेता है। वायलेट उसके पास आती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो दानव उस पर गुस्सा करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वायलेट उससे माफी मांगती है और वो दानव उसे माफ कर देता है। वो उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। वो उसे पीठ पर उठाना चाहता था, इसलिए वो उसे पीछे जाने के लिए कहता है। वायलेट उसके पीछे जाती है और तभी वायलेट उस पर हमला कर देती है और बस ऐसे इस दानव की मौत हो जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा को बताया जाता है कि वायलेट वापस आ गई है और वायलेट के हाथ में उस दानव का सर होता है। ये देखकर राजा उससे माफी मांगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वायलेट को इस राज्य की रानी बना दिया गया है। वायलेट ऊपर देखती है तो एक इंसान रस्सी पर करतब दिखा रहा होता है। वैसे अगर वो आज जिंदा थी तो उसी फैमिली की वजह से थी जो रस्सी पर करतब दिखाया करते थे। तो बस इसी के साथ इस कहानी का तीसरा हिस्सा खत्म होता है और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।